Hello everyone, I welcome you all once again in this class of physics. So we were discussing about in the last class, that is force and laws of motion. So up to this we have completed all these chapters, all these topic actually of chapter force and laws of motion, that is force, effect of force, momentum, that we have completed. Okay, and next, that is Newton laws of motion. In Newton laws of motion there are three laws: first law of motion, second law of motion, and third law, Newton's third law of motion. So we have completed first and second laws of motion, and we have to complete Newton third law of motion, that we will complete in this class. And next one, the topic is conservation of linear momentum. Only two topics are remaining, and then after we'll complete some numericals, that is of NCERT, and then after we'll try to complete some extra numerical out of the NCERT book. Okay, so before moving further, let me show you some examples, one more example of Newton's second law of motion that we have completed in the last class. Okay, with the help of some videos, that is we have completed. Let me remind you what was the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion was the unbalanced force, the value of unbalanced force, that is directly proportional to rate of change of linear momentum. That is rate of change of linear momentum that we have completed. And I told you, if mass, final velocity, initial velocity all are constant, in that case force is directly proportional to 1 by t, or force is inversely proportional to t. Time is, t is what? T is time of application of force. T is टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ, एंड टाइम इज एक्चुअली टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज हायर, इन दैट केस फोर्स विल बी, टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज हायर, इन दैट केस फोर्स विल बी लेसर. और इसीलिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोग ने कि वन क्रिकेटर कैच द बॉल, दे टेक्स देयर हैंड बैक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल जस्ट टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर बॉल, सो दैट उसकी वजह से क्या हो, आपके हाथों पे कम चोट लगे, पेन कम हो हाथों पे चोट लगने की वजह से, क्योंकि फोर्स कम होगा तो ऑब्वियसली पेन कम होगा. ओके, अगर आपने सडनली बॉल को वहीं पे रोक दिया, इन दैट केस क्या होगा कि बहुत ज्यादा जर्क एग्जर्ट होगा, बहुत ज्यादा फोर्स आपको फील होगा. ओके, और समटाइम्स अगर बॉल बहुत हाई स्पीड में है तो आपको क्या है, सीवियर इंजरी हो सकती है. ओके, तो यहां पे अगर आपका टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, इन दैट केस जो फोर्स की वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग अगर देखें तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है कि यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो ब्रिक्स हैं उस पे क्या है, सडन फोर्स, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. टाइम क्या है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या बहुत ही कम है, उसकी वजह से क्या है कि फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा वहां पे लगती है, और उसकी वजह से जो ब्रिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. आप देखिए यहाँ पे कि क्या है, वो जो फोर्स है ये देखो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई किया और ब्रिक क्या हो गई, ब्रेक हो गई. यहाँ पे भी आप देखो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बहुत मिली सेकेंड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड से भी कम टाइम में, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो टाइम है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, बहुत कम है. टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पे, बहुत ही कम है, और उसकी वजह से जो फोर्स है बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो ब्रिक्स हैं वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं. तो आई होप आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कैसे ब्रेक होते हैं ब्रिक्स से आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, तो ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का
लास्ट टॉपिक था, लास्ट एग्जाम्पल्स था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज, आपने देखा होगा कि जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं या हम लोग जब वॉक करते हैं, जब बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और आपको हाथों पे मीस या गन पे क्या होती है, एक बैक डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या है, अगर आपने सही से नहीं पकड़ा है तब क्या है, कई बार गिर जाओगे या पीछे से बहुत ज्यादा तेज झटका लगेगा। दैट मीन्स बैक डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग वेलोसिटी, रिकॉइलिंग फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे, अब आप जब मूव करते हो, जब हम लोग वॉक करते हैं, उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को पुश करते हैं पीछे के डायरेक्शन में, और उसकी वजह से क्या है, हम लोग आगे मूव कर पाते हैं। दैट मीन्स हम लोग अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं और वहां से क्या है, हमें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, जिससे कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अगर आप देखें यहाँ पे, जब भी कोई बोट है, यहाँ पे छोटी सी बोट है, जब यहाँ से कोई जंप करता है, तो जब जंप करते हैं तो क्या है, जंप करके बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराते हैं। जंप करने के बाद बॉडी को क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। और एक्शन कहाँ किया उन्होंने, बोट पे, तो बोट क्या है, पीछे की तरफ मूव कर जाती है, आपकी बॉडी आगे की डायरेक्शन में। तो जब भी आपका ऐसा कहीं पे भी एक्शन होगा, आप देखोगे कि एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। आपने एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया, उसका रिएक्शन क्या आया कि बोट पीछे चली गई। ठीक है, इसको भी हम लोग वीडियोस के फॉर्म में भी देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपने देखा होगा, स्विमर्स जो होते हैं, जो वाटर होता है उसको बहुत हाई वेलोसिटी से क्या है, पीछे की तरफ पुश करते हैं, उसकी वजह से क्या, उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में यहाँ पे पुश करते हैं स्विमर्स, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वाटर क्या है, उनको आगे की तरफ ले जाता है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कहीं पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, और जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, दोनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, जो स्विमर है, फोर्स कहाँ लगा रहा है, वाटर पे लगा रहा है, और वाटर फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, स्विमर की बॉडी पे। यहाँ पे आप क्या है, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, बोट पे अप्लाई कर रहे हो, और बोट कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आप अर्थ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अर्थ आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आपका जो फोर्स है, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो गन है, बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, उसकी वजह से जो बुलेट है, गन पे फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से आपका हाथ क्या है, पीछे के डायरेक्शन में जाता है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होके आया, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे है, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जितना एक्शन होगा उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या होगा, एक रिएक्शन डेवलप होगा। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे whenever a force is applied over a body, that body also apply the same force in equal magnitude in opposite direction। ये सारे में क्या है, जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। आप वाटर को पीछे की डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, वाटर आपको आगे डायरेक्शन में पुश कर रहा है, अपोजिट है फोर्स। फोर्स आपने पीछे अप्लाई किया और वाटर आपके ऊपर फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहा है, आगे की डायरेक्शन में। अर्थ को आप पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करके पुश कर रहे हो, और अर्थ आपको क्या है, फोर्स अप्लाई कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यही है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। और इसको और अलग डायरेक्शन, अलग तरीके से भी आप बोल सकते हो कि एवरी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दैट एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस एंड बोथ एक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दोनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होते। ठीक है, यहां से जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विमर्स पे क्या है, स्विमर जो है वाटर पे फोर्स लगाता है, वाटर जो है स्विमर से फोर्स लगाता है। यहाँ पे इस केस में एक फोर्स बोट पे लग रहा है और एक फोर्स उस छोटी बच्ची पे लग रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है तो पर्सन पे लगेगा। यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो अर्थ पे, दूसरा फोर्स जो उसका रिएक्शन आ रहा है क्या है, आपकी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। आई होप आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मींस अगर कहीं पे फोर्स आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो जो उसका रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा।
एंड बोथ विल बी इक्वल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये आपका 10 न्यूटन है तो ये भी क्या होगा, 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, 100% ट्रू है। ओके, तो चलिए हम लोग यहां पे कुछ अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बलून्स होता है, इन्फ्लेटेड बलून्स है, और वहां पे जैसे इन्फ्लेटेड बलून्स है, आपने एक साइड से यहाँ से आपने उसको टाई अप नहीं किया है, और जैसे ही उसको आप रिलीज करोगे तो यहाँ से क्या है, एयर जो है एटमॉस्फेयर पे फोर्स अप्लाई करता है, बहुत हाई वेलोसिटी से नीचे निकलता है एयर, और एटमॉस्फेयर पे फोर्स अप्लाई करता है, और एटमॉस्फेयर जो है उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप बलून को रिलीज करते हो, बलून से आगे पीछे मूव करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अभी ये स्टेबल है क्योंकि आपने उसको क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक्शन रिएक्शन है, कील पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या है, उसके बैक डायरेक्शन में हमें फोर्स लगता है। आप देख लेना कि आप क्या है, वॉल पे आप फोर्स अप्लाई करो, मारो उस पे तो आपको चोट लगेगा। आप एक्चुअल में क्या है, वॉल को मार रहे हो, आपको चोट नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई तो है जो आपको ही मार रहा है, दैट मीन्स क्या है, वॉल है, आप पे वॉल को मार रहे हो, वॉल आपको मार रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप वॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मार रहे हो तो वॉल क्या है, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए आपको चोट लगता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जो रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स क्या है, ऊपर जाती हैं। कैसे जाती हैं, क्योंकि ये जो गैसेस हैं, हाई वेलोसिटी से गैस नीचे से, इसकी जो बैक एंड होता है वहां से नीचे आता है, एटमॉस्फेयर है उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और जो वो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, और रॉकेट हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव करता है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सेम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो क्या करता है, वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है। आपने देखा होगा पीछे की तरफ हम लोग पुश करते हैं, उसकी वजह से क्या है, आपकी बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये है रॉकेट का जो है लॉन्चिंग है। आपने देखा होगा कि रॉकेट में हाई वेलोसिटी से यहाँ पे जो भी गैसेस हैं बाहर निकलती हैं, रिलीज होती हैं कंबशन से वहां पे, और उसी फोर्स से रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे ये सारी चीजें आप ऑलरेडी देख रखे हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एक्सप्लेन करना है। ये सारा जो है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको रियलिटी से आप वाकिफ हो पाओ कि रियलिटी में कैसा होता है, कैसे फोर्सेस लगते हैं, वो सारा जो लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे इन सब चीजों पे अप्लाइड है, ये सारा कुछ आप समझ पाओ। बहुत सिंपल सा लॉ है, बट आप देखो कि उसकी हेल्प से कितनी यूनिक सी चीजें बन पा रही हैं। ठीक है, आज इसी लॉ की वजह से हम लोग क्या है, स्पेस में एंट्री कर पाए। तो आपको इसका ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनिमेशन के फॉर्म में देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या जैसे हम लोग फायर करते हैं, फायरिंग की वजह से क्या है, एक रिक्वायल फोर्स जनरेट होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, अगर आप टाइटली नहीं हो, अपने आप को मजबूती से फायर नहीं कर रहे हो, तो आप क्या है, गिर जाओगे, जैसा कि इस एनिमेशन में हो रहा है। अगर आप देखिए, ये जैसे ही यहाँ पे फायर हुआ, ये क्या हो गया, गिर गया। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही फायर हुआ, एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, इसका रिएक्शन पीछे डेवलप हुआ और ये गिर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दैट एक्शन इज ऑन बुलेट एंड रिएक्शन इज ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काफी फेमस ये टीचर है, यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर ले रखा है। अब यहाँ पे क्या है, सिलेंडर से गैस रिलीज करेंगे बैक डायरेक्शन में, और जैसे ही गैस को रिलीज करेंगे, आप देखिए एक एक्शन लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, उसकी वजह से एक रिएक्शन डेवलप हो रहा है, और विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है, जो बाइसिकल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। यहाँ पे आप देखिए रॉकेट में, जैसा कि मैं आपको बताया कि रॉकेट में भी सेम होता है। यहाँ पे फायरिंग हुई और गैस यहाँ से हाई वेलोसिटी से गैस, आप देखिए कितनी हाई वेलोसिटी से गैसेस यहाँ से रिलीज हो रही हैं, और वो जो गैसेस हैं जो यहाँ से रिलीज हो रही हैं हाई वेलोसिटी से,
जो एक्शन लगा रही है उसकी वजह से रॉकेट क्या है ऊपर जाता है। और यहाँ पे ये तो आपने पहले ही कर रखा होगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये जंप किया बोट क्या हो गई, पीछे की डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जैसे ये वहां से जंप किया, बोट पे एक्शन लगा और ये देखो आप बोट पीछे गया और ये आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम लोग पुश करते हैं तो क्या हम लोग एक्शन लगाते हैं और एक्शन का रिएक्शन आता है कि हम लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेम है, एक्शन रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। हम लोग अर्थ पे लगाते हैं, अर्थ क्या करता है, हमें ऊपर की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, कैसे हमारी लाइफ में है, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अम्यूजमेंट के लिए जैसे क्या है, अम्यूजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और साइंटिफिक चीजों में भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ यूज होता है। तो व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज every action has equal and opposite reaction and both action and reaction both are on different object। दोनों क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे होते हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक अपने कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने रॉकेट तो देख लिया कि रॉकेट कैसे मूव करता है। बहुत लोग के मन में ये डाउट होता है, स्टूडेंट्स के मन में, कि जो एरोप्लेन्स होती हैं ये कैसे मूव करती हैं, ये कैसे हवा में मूव करती हैं, इस पे फोर्स कहाँ से एक्ट होता है। तो इसको जानने के लिए आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स में ये इंजन्स होते हैं। ये आप देखिए काफी हैवी एरोप्लेन्स है, हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसका। यहाँ पे कई सारे इंजन है, बहुत सारे एरोप्लेन्स में 2 ही इंजन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे में एक साइड में 3-3 4-4 इंजन होते हैं, और डिपेंड करता है कि कितनी कैपेसिटी उसके साथ लेके जानी, कितना हैवी वो है। जैसा कि आपने देखा होगा जो हम लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 2-2 इंजन है। ठीक है, मीन्स टोटल 4 इंजन है, 2 एक साइड 2 एक साइड, बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड लगा रखे हैं। जब 2 डबल इंजन होता है तो एक इस साइड होता है और एक इस साइड, ये विंग्स हैं। ठीक है, ये क्या है, विंग्स हैं। अब देखिए इसका शेप कुछ ऐसा सा होता है, जो इंजन है उसका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ऐसा शेप होता है। तो यहां से क्या होता है, ये जब वहां पे ऑब्वियसली फ्यूल से मूव करता है, तो फ्यूल से क्या करता है, ये हाई वेलोसिटी से रोटेट करता है, बाहर से जो भी एयर है उसको एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ लेता है, और अंदर कंबस्शन होता है। फ्यूल की बर्निंग की वजह से वहां पे क्या होता है, हाई हीट जनरेट होता है, उससे जो एयर है उसको काफी कंप्रेस करके हाई वेलोसिटी से इसको पीछे की साइड से इसको बाहर निकाला जाता है। हाई वेलोसिटी से जो एयर है, जैसे रॉकेट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो एयर है, जो गैसेस हैं, उसको हम लोग पीछे के साइड से एग्जॉस्ट करते हैं, और वहां से आपका रिएक्शन जो फोर्स आता है, एक्शन आपने किया कि गैसेस को अपने पीछे रिलीज किया, उसका रिएक्शन ये आया कि जो आपकी एरोप्लेन्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। समझ में आ गया। लिफ्टिंग कैसे होता है एरोप्लेन्स का, आपको बता दूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बर्नौलीज लॉ के हेल्प से यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि जो विंग्स होती है ना, ये जो एरोप्लेन्स की विंग्स होती हैं, ये अगर कोई भी एरोप्लेन्स पे आप लोग बैठे होंगे विंडो सीट पे, आप देखना नेक्स्ट टाइम से कि जो उसकी विंग्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं। ठीक है, जब उनको क्या है, लिफ्ट करना होता है या जब लैंड करना होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे वो उनका डायरेक्शन अलग अलग होता है। जो फ्लैप होता है, जो यहाँ पे विंग्स होती हैं, यहाँ पे फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, बाहर निकलते हैं, वहां पे पूरा अरेंजमेंट होता है। उसी की हेल्प से यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ऊपर और नीचे में, और आपका जो एरोप्लेन है ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लिफ्ट करता है, टेक ऑफ करता है और लैंड करता है जब नीचे आता है। तो वो आप 11th में पढ़ोगे, उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बर्नौली लॉ, उससे हम लोग यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को बता पाते हैं कि प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, बट इवन दो अगर आपको कभी मौका मिले फ्लाइट में बैठने का, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करें कि विंडो सीट लें, और विंडो सीट से इन विंग्स को आप देखें कि विंग्स पे क्या मैकेनिज्म चल रहा है, जिससे कि आपको एक फील आएगा कि यस डेफिनेटली ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे, और जिसकी वजह से आपका जो एरोप्लेन है वो क्या है, ऊपर लिफ्ट करता है। इसीलिए
ये इंजन बहुत हाई साउंड करता है, साउंड इंजन का बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए क्योंकि बहुत हाई वेलोसिटी से एयर को अपनी तरफ सक करता है और फिर उसको रिलीज करता है, उसकी वजह से साउंड बहुत ज्यादा डेवलप होता है। आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन्स आपके आसपास से जाती है तो कितना ज्यादा साउंड होता है। ओके, तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो एरोप्लेन्स होते हैं यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्चुअल में कैसे अप्लाइड है। इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोप्लेन्स यहाँ पे मैं लेके आया कि एरोप्लेन्स एक्चुअल में कैसे हवा में उड़ते हैं, कैसे उनको वेलोसिटी मिलती है, कैसे वो कहाँ से उनके ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं और यहाँ से हम लोग कुछ चीजें और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेट अस सपोज देयर इज टू बॉल। यहाँ पे हम लोग एक कुछ डिस्कशन हम लोग आगे ले चलते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ टू बॉल और इस बॉल की जो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इन दिस डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u1। इसकी वेलोसिटी क्या है? u1। इसका मास क्या है? दैट इज m1 और इसका मास लेट अस सपोज दैट इज m2। टू बॉल्स हैं, बोथ आर रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बस ये दोनों मूव कर रहे हैं। इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से दिखाते हैं। इसका u1 है और इसका क्या है? u2 है। और हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। लेट क्या है? हमने इसको लेट कर लिया। लेट u1 इज ग्रेटर देन u2। ऑब्वियसली अगर u1 u2 से ज्यादा है, u1 u2 से क्या है? ज्यादा है, तो उस केस में ऑब्वियसली अगर u1 u2 से ज्यादा है तो ये दोनों आपस में जैसे आगे मूव करेंगे, दोनों स्ट्राइक करेंगे। यहां पे देखें, दोनों जैसे ही आगे फॉरवर्ड जाएंगे, दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। ऑब्वियसली इसका मास क्या था? m1 और इसका मास क्या है? m2। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा कि ये जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट है और ये 2 ऑब्जेक्ट है। 1 वाला क्या है? 2 पे फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे वो स्ट्राइक करेंगे वहां पे क्या होगा? फोर्स अप्लाइड होगा, दोनों के बीच में फोर्स का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये 1 वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। दैट मींस लेट अस सपोज दैट इज F12। ओके, और उसका रिएक्शन डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी आएगा। तो रिएक्शन जो है, जो 2 वाला ऑब्जेक्ट है 1 पे अप्लाई करेगा। लेट अस सपोज दैट फोर्स इज F21। और जैसा कि आपको पता है कि दैट इज मैग्नीट्यूड वाइज F12 एंड F21। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होगा दोनों का? डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। दोनों का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। एक देखो आप, एक का डायरेक्शन ये है F12 और F21 इस साइड है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन इतने इस पे किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया, वो क्या होगा? F12 फोर्स क्या है? 2 वाले मास सेकंड वाले मास से अप्लाइड हो रहा है, तो सेकंड वाला मास क्या है? 1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं F21, जो कि क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और जब भी ये एक्सचेंज होगा उसके जस्ट बाद ही आपको क्या होगा? दोनों की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाएगी। एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m1 एंड मास ऑफ दिस इज m2, जो कि पहले ही था। इसका क्या था? m1 और इसका क्या है? m2। एंड लेट अस सपोज आफ्टर दिस जो भी ये एक्शन है, जो टक्कर हुआ है ऑब्जेक्ट का, उसके बाद जिसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई? v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2। डायरेक्शन कोई भी है, अभी हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसका डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन क्या होगी। आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, ठीक है। आप जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका अगर सही डायरेक्शन लिया हो तो उसकी वैल्यू प्लस आ जाएगी, अगर डायरेक्शन आपने गलत लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस आ जाएगी। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि जो भी एक्शन हुआ, जो फोर्स का एक्सचेंज हुआ, वो टाइम क्या है? t है।
कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ये कंडीशन होना चाहिए। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मैं F12 को कैलकुलेट कर रहा हूं, F12 क्या है, टाइम ऑफ, यहां पे जो है जो टाइम है जो दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग दिया हुआ है, दैट इज टी, टी टाइम तक क्या कर रहे हैं, दोनों टाइम स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स जो भी एक्सचेंज हो रहा है दैट इज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी, और यहाँ पे इसकी वजह से स्ट्राइकिंग की वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटीज में चेंज हो रही है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v1 हो जा रहा है, ठीक है। यहां से ये एक्शन हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, और इसमें भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u2 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी में चेंजेस है। तो आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वहां पे जो भी कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, ठीक है, लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, m इंटू पहले वाले के लिए F12 फाइनल लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा ना m1 इंटू v1 माइनस इसका क्या हो जाएगा m1 इंटू u1, ये हो गया। रेट का मतलब क्या है, t पर यूनिट टाइम। सेम अगर मैं F21 कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, ये m1 है, m2 v2 माइनस ये क्या हो जाएगा m2 u2 डिवाइडेड बाई टाइम t, ये हो जाएगा पहला, ये है और दूसरा ये है, दोनों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F12 वो क्या होगा F21 के इक्वल तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये सिचुएशन अप्लाइड होगा, मींस दोनों का जो समेशन होगा ऑलवेज क्या होगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आप देख लो, आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये F12 ये इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस F21, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये F12 है, इसका इक्वल तो है बट इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो हम लोग इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को प्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा आपका F12 m1 को चलो ऐसे ही रहने दो, m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t। तो अगर आप देखिए यहां पे तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये m1 v1 माइनस m1 u1, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ये माइनस को इधर लेके जाते हैं और इस माइनस को इधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा ये m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज इक्वल्स टू m1, ये आपका u1 है, मैंने u2 लिख दिया, यहाँ पे m1 u1 है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया इक्वेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा रिसफल करते हैं, क्लियर, इसको हम लोग थोड़ा सा रिसफल करेंगे
रिसेबल करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं पूरा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, m2v2। ओके, तो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, तो जो ये है वो क्या है, m1u1 इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम प्लस m2u2 इसका लीनियर मोमेंटम, और दोनों को सम कर दिया गया, मतलब इसका लीनियर मोमेंटम प्लस इसका लीनियर मोमेंटम। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियल पोजीशन पे है, और दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या कर दिया हमने यहाँ पे, सम कर दिया। तो ये एग्जैक्टली क्या है, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये क्या है, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। ओके, दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज नॉट एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इन दैट केस द टोटल लीनियर मोमेंटम at the initial stage of the object that will be equals to total final linear momentum। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं, अब मैं बता रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग क्या एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पे मैं कुछ स्पेस बनाता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं यहां पे, ठीक है, आप सभी ने लिख रखा होगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये टॉपिक यही था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम एट द इनिशियल स्टेज दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल लीनियर मोमेंटम एट द फाइनल स्टेज इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट करना चाहिए, तभी ये लॉ जो है वैलिड होगा, ये वाला। दैट मीन्स टोटल लीनियर मोमेंटम एट द इनिशियल स्टेज that will be equals to total linear momentum at the final stage। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, डेफिनेशन है, दैट इज द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम इवन आफ्टर कोलिजन। नहीं, इनिशियल एंड आफ्टर दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन अदर वर्ड द सम ऑफ momentum of two objects before collision and sum of momentum of two objects after collision are equal। क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ऑब्वियसली आप सभी ने देखा होगा इसको, कहीं ना कहीं देखा होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 बॉल्स हैं, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे इसको हम लोग इस पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि सारे बॉल एक साथ मूव कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, इसके और इसके बीच में क्या होगा, ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे फोर्स का एक्सचेंज होगा। अब जैसे इसमें फोर्स आएगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे फोर्स का एक्सचेंज होता जाएगा। और ये क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो बॉल है ये अकेले उसी वेलोसिटी से बैक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या था, मान लो इसका मास m है और वेलोसिटी v है,
और इन सबका मास सेम है, m है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम मिल गया, दैट इज m इंटू वी। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा, ये देखिए, ठीक है, सिंगल गया और सिंगल इधर से, तो लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम अगर एम वी है तो इसका भी लीनियर मोमेंटम एम वी। अगर हम लोग यहाँ पे दो मास को एक साथ अगर हम लोग रिलीज करेंगे तो यहाँ से देखिए दो जा रहा है, एम और वी, मास यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ भी मास क्या हो गया, डबल हो गया। अगर हम लोग यहाँ से तीन मास को रिलीज करेंगे, यहाँ पे थ्री मासेस जाएगा, एम इंटू वी, यहाँ पे क्या होगा, एम इंटू वी कॉन्स्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे थ्री मास एक साथ उधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इससे एक्सप्लेन होता है दैट इज द लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। यहाँ पे देखिए फोर मास को हमने रिलीज किया तो फोर मास ही उधर गया उसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुई, तो m इंटू वी दैट विल बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ चैप्टर विच इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके एनसीईआरटी के हैं, एंड बहुत अच्छे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इवन दो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका उसका आंसर 100% दिया जाएगा। जो भी मोड होगा यहाँ पे, चाहे आपको टेक्स्ट के फॉर्म में या आपको वीडियोस के फॉर्म में, वो आपको सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है ऑब्वियसली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका जो वीडियो सोल्यूशन है 100% आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।